नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना चैनल सौगे क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जून 2019 का जो पेपर करवा रही थी तो उसकी प्रश्न संख्या 40 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41 हमारा आज से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त की बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो दोस्तों ये कथन जो है वो मार्क्सवादी आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। तो ये हमारा ऑप्शन है डी हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो मैंने कहा था जो नहीं वाले प्रश्न हैं उनको हम अलग से हाईलाइट कर लेंगे, क्या सही नहीं है। तो जो इसका नेगेटिव पॉइंट होगा वो हमें यहाँ पर आंसर देना है। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता, जीवन के लिए कला, कला के लिए कला और ब्रेख्त के नाटक सिद्धांत के निकट है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा कला के लिए कला। ये कला के लिए कला ऐसा कोई संबंधित वाक्य नुक्कड़ नाटक से नहीं मिलता है। तो ये हमारा उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 43 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो यहाँ पर रहीम के बारे में जो बातें सही हैं शुक्ल के अनुसार वो हैं संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, ये उन्होंने बोला है। और हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, ऐसा नहीं बोला है। उतनी उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी ठीक है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी ठीक है। और जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ऐसा भी नहीं है। तो जो हमारे ऑप्शन बन रहे हैं वो ए, सी और डी सही हैं। तो ए, सी और डी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये जो डी ऑप्शन है इसमें है ए, सी और डी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 हमारे सामने है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? तो सभी को पता होगा वो निम्बार्क संप्रदाय में जाकर दीक्षित हो गए थे। तो उन्होंने अपना बाकी का जीवन वृंदावन में ही बिताया था। और जो घनानंद हैं वो दिल्ली के मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे और दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ही वृंदावन में गए थे। और आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इनको हम सुमेलित कर देते हैं। काव्य प्रकाश चिंतामणि का है, काव्य प्रकाश चिंतामणि। रसराज मतीराम, रसविलास देव और रस सारांश भिखारीदास। रस सारांश जो है वो है भिखारीदास का। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर है वो है ए हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। पंक्ति दी हुई है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो हैं वो है अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं और इनके पहेलियां, मुकरियां बहुत ही प्रचलित हैं और फेमस भी हैं और इनकी एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 47वां प्रश्न, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? तो श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ईड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी, ऐसा भी नहीं है।
देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, ये सही है। और अकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार कर रहे थे, ये भी सही नहीं है। तो जो एक ही आंसर है, ये हमारा सी आंसर जो है वो सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या आशय है? जिन लोगों को पहेलियाँ बुझाने में अच्छा लगता है उन्हें ये प्रश्न बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसका आंसर है कुआं। आगे चलते हैं। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। और इनके जो काव्य दोषों की संख्या मानी है उनमें से मुख्य हैं गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायक्षेत, विषम और विसंधि, शब्दच्युति। मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, शब्द दोष और अर्थ दोष और रस दोष। आगे चलते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका सही अनुक्रम देख लेते हैं क्या है। सूरदास का सबसे पहले है। सूरदास का जन्म जो है वो 1478 का है। फिर उसके बाद आएंगे मोहम्मद जायसी, क्योंकि इनका जन्म है 1492 का। और फिर आएंगे तुलसीदास 1532 और रहीम दास 1556। तो इसके हिसाब से जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी हमारा सही उत्तर होगा। सूरदास, जायसी, तुलसी और रहीम। अगला हमारा प्रश्न है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? ये लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? तो सभी ने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। तो इसकी जो पंक्ति है वो चंद्रगुप्त मौर्य से है। और ये जो गीत है ये चंद्रगुप्त नाटक का पहला गीत है। और सुवासिनी जो एक महिला पात्र है उसके द्वारा ये एक अभिनय के दौरान गाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा 1976 में लिखा था और इसका जो काल है वो है औपनिषदिक काल। अनाम दास का पोथा औपनिषदिक काल। अब आते पुनर्नवा। पुनर्नवा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1973, चौथी शताब्दी। तो इसका होगा चौथी शताब्दी। वाणभट्टी की आत्मकथा 1946 में लिखा गया था पहली बार। और ये इसका जो कथा स्रोत होगा वो होगा 6ठी या 7वीं शताब्दी। तो ये रहा। और चारुचंद्र लेख 1963 में पहली बार प्रकाशित हुआ था और इसका जो समय है वो है 12वीं और 13वीं शताब्दी। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 53वां हमारा प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपके सामने ये प्रश्न है उदाहरण के तौर पे कि देखिए यहाँ पर एक पंक्ति पूछी गई है और ये नहीं पूछा गया कि किसके संदर्भ में है या किसके लिए कही गई है। ये पूछा है कि ये पंक्ति आदिकाल के किस प्रकरण में है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हर दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कहीं से भी प्रश्न बन के हमारे सामने आ सकता है। तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए और अगर पढ़ रखा है तो दोबारा फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा उपन्यास है उसको एक बार में पढ़ के कोई याद नहीं रख सकता। तो जितना हो सकता है तो उसको थोड़े थोड़े भाग बनाकर खंडों में बांटकर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं?
तो उत्तर छायावाद से जो हमारे कवि संबंधित हैं वो हैं, एक तो हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन और दूसरे हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। राम नरेश त्रिपाठी और भारत भूषण अग्रवाल जी नहीं हैं, क्योंकि राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल से बाहर हैं, वह दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं, तथा भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। 55वां हमारा प्रश्न है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के रूप के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? तो उपन्यास हमारे कोर्स में भी लगा हुआ है, इसमें सिलेबस में है, तो ये पंक्तियाँ जो हैं वो मालती के द्वारा कही गई हैं। आगे है, सखी नील नव सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अवतारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबद्ध है? तो ये रूप का अतिशयोक्ति से संबंधित है। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष बताने हैं इन रचनाओं के, उनको सुमेलित कर देते हैं। तो जूही की कली का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1916, बहुत ही फेमस रचना है निराला जी की। और भारत भारती 1912, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और प्रिय प्रवास का समय है 1914, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। और प्रथम रश्मि 1919 पंत जी की रचना है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा उत्तर है वो है बी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जीवनी प्रकृतियों में से कौन सी कृति रोमारोला की है? तो जो हमारा उत्तर है वो है सी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। ये है हमारा उत्तर। आगे चलते हैं। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में यह उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हमने पढ़ा होगा, बहुत ही उनके द्वारा ये फेमस पंक्ति है, हर जगह कोड होती है। जब भी बिहारी की बात चलती है तो ये पंक्ति का उदाहरण दिया ही जाता है। आगे चलते हैं। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? तो नेपाली भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और ये 71वें संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा कोंकणी नेपाली को जोड़ा गया था। इसमें जो 22 भाषाएं हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? तो कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का जो आधार है वो है जैववादी सिद्धांत। एक बार पाश्चात्य कवियों के यहाँ पर दिए हुए हैं। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ से संबंधित है और यथार्थवाद कार्वे से और संरचनावाद सस्यूर से और प्रतीकवाद वादलेयर से, बिंबवाद टी.एस. हाउन से और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, विखंडनवाद इम्पोर्टेंट है, ये जॉर्ज देरिडा से। और ये भी देख लीजिएगा स्लेकोवास्को से। 62वां हमारा प्रश्न है, ये मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, केवल वही रंग जीवन का ही विवरण दिया है। यहाँ जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत अपना है, आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो यह वक्तव्य नगेंद्र जी का है। इनकी जो आत्मकथा है अर्थकथा नाम से, ये 1988 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, उसी का ये वाक्य है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? तो मानस का हंस में
अमृतलाल नागर जी ने जो लिखा था उसमें राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? तो सभी को पता होगा, राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में हुई थी, निराला जी ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा? तो लाला श्रीनिवास दास ने मुख्यतः जिन विधाओं में लिखा है वो है, एक तो ये है, जो हमारा उत्तर है वो है डी, ए और बी, नाटक और उपन्यास, दो ही विधाओं में उन्होंने मुख्यतः लिखा। 66वां हमारा प्रश्न, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई थी? कसम नहीं खाई थी, तो नहीं इसमें लगा हुआ है, तो हमें देखना है कंपनी की औरत, न लादने की तो कसम उन्होंने खाई थी। चोरी बाजारी का सामान, बांस, बचा हुआ ऑप्शन है सिर्फ दुल्हन की डोली, तो ये हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? तो गैंग्रीन कहानी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो सरल और शांत लड़की थी? नहीं। उद्दत और चंचल लड़की थी? ठीक है। पुस्तक पढ़ने का शौकीन? नहीं, ऐसा भी नहीं है। चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी? तो बी और डी ऑप्शन सही है, सी हमारा उत्तर होगा। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? तो वो मुख्य स्त्री पात्र या अस्तित्व पक्ष को उपेक्षित मानती हैं। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? तो जूही की कली पर सामूहिक रूपांतर प्रकाशित किया गया था। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो ये है बी, शुक्ल जी, ये है रामविलास शर्मा जी का कथन। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो नाट्यशास्त्र, फिर काव्यालंकार, फिर ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। तो हमारा जो उत्तर है वो है डी। 72वां हमारा प्रश्न है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये उपयुक्त कथन जो है वो है महादेवी वर्मा का। इन्हें ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित है और रहस्यवादी कवित्री के रूप में चर्चित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? तो सभी ने पढ़ा होगा, ये तो सभी को पता होगा। इसमें जो केशव दास की रचनाएं हैं वो है रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो ए ठीक होगा। अनुप्रास विनोद और रस सागर इनकी रचनाएं नहीं हैं। आगे चलते हैं। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में 74वां हमारा प्रश्न, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? प्रकृति का वर्णन उद्देश्य माना है? ऐसा नहीं है। संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना माना है? ये भी नहीं है। आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करना, जो उनका ये वक्तव्य है उसके अकॉर्डिंग यही बात बिल्कुल ठीक है।
सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन देना, ये ऐसा भी नहीं है उनका उद्देश्य। तो ये उन्होंने मुख्य उद्देश्य माना है इस निबंध की रचना के पीछे। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। तो केशवदास, बिहारी, मतीराम और घनानंद। तो हमारा उत्तर जो है वो ए ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर ये मैंने ठीक करके लिखे हैं। केशवदास 1555, बिहारी 1595, मतीराम 1617 और घनानंद 1600। घनानंद का समय 1689 है। अगला हमारा प्रश्न है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम किस राजनीतिक दल का सदस्य है? तो ये जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो उन्होंने छायावाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को सर्वाधिक प्रमुखता दी है। दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न पर बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके कुछ सुझाव हों तो ज़रूर दें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं इसका PDF भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। और आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो आगे जो वीडियो आएंगे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार।